हाय, वेलकम टू द टैग ई करियर काउंसलिंग ऐप। मैं कुंदन सिंह राजपूत आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था आप सबसे कि हम जो नेक्स्ट वीडियोज होगा वो कोर्सेज, कॉलेजेस एंड एग्जाम्स के ऊपर लेकर आएंगे। सो ऑलरेडी एग्जाम्स के वीडियोज हमने कुछ डाले भी हैं लास्ट वीकेंड में। और जो हमारा एक शो था फेयर और अनफेयर, ये बंद नहीं हुआ है, बस इसको हमने मंथली कर दिया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजफुल जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रख सकें। क्योंकि अभी एडमिशन का टाइम आ चुका है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में बच्चे कोर्सेज कैसे पहचाने, कौन सा कोर्स उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इट इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन, राइट। मान लो कि अब दो दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा तो हम भी इंजीनियरिंग कर लेते, वो नर्सिंग कर रहा तो हम भी नर्सिंग कर लेते। बट इस तरीके से डिसीजन लेना कहीं सही नहीं है, क्योंकि वो दोस्त इंजीनियरिंग करके निकल जाएगा और फिर आप उसके पीछे पीछे रह जाओगे। सो जरूरत है कि सही वक्त पे सही कोर्सेज के बारे में जान ले और फिर हम आगे एक डिसीजन लें और उस कोर्स के अकॉर्डिंग हम अपना पूरा कैरियर और फ्यूचर बनाएं। सो जैसा सोच आज डालोगे वैसे ही आपका फ्यूचर क्रिएट होगा। मोर देन 2000 प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं और आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। और ये सारे कोर्सेज कहाँ से निकलते हैं? मात्र 3 स्ट्रीम्स में, जो 10 के बाद डिसाइड होता है। आर्ट्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स। सो ये 4 स्ट्रीम्स मिलकर आपका इंटायर, उसके बाद जितने भी कोर्सेज या स्पेशलाइजेशन आप जो भी बोलो, वो इसी स्ट्रीम से निकल कर आते हैं। सो आज सबसे पहले बात करेंगे हम जो कोर्स के साथ शुरुआत करने वाले हैं नर्सिंग को लेकर। फिर सारे कोर्सेज को एक साथ एक एक करके सारे कोर्सेज के बारे में बताएंगे। आज नर्सिंग के बारे में सबसे पहले बातें करते हैं। और नर्सिंग में कैसे क्या बात करेंगे, टोटल नर्सिंग के 4 कैटेगरीज हमने बनाए हैं, आफ्टर 10, आफ्टर 12, आफ्टर यूजी, आफ्टर पीजी। सो आज 2 कैटेगरीज में बातें करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। वो होगा नर्सिंग का आफ्टर 10 एंड आफ्टर 12। सो वीडियो को लास्ट तक देखो, जिसको नर्सिंग करना है, क्यों करना चाहिए, नर्सिंग में क्या स्कोप है, प्लेसमेंट क्या है, जॉब कैसा मिलेगा, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कौन से सब्जेक्ट करने के बाद आप नर्सिंग कर सकते हो, क्या 10 के बाद भी नर्सिंग पॉसिबल है, 12 के बाद कौन कौन से स्कोप निकल कर आते हैं, ये सारी बातें मैं बताऊंगा डिटेल्स में। सो लेट्स बिगिन। सो टुडे आज हम लोग बात करेंगे नर्सिंग के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, नर्सिंग के टोटल 4 स्टेप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही हमने अपने वेबसाइट mytagap.com और एप्लीकेशन जो कि iOS ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, एंड्रॉइड पे आने वाला है, उसमें भी हमने ऐसे कैटेगरीज बनाए थे। जो मैं कैटेगरीज आपके सामने दिखा रहा हूँ और यहाँ से आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। साइट पे आप देख भी रहे होंगे, जस्ट गो ऑन, सर्च इट एंड एक्सप्लोर द कोर्सेज। सो अभी मैं आपके बारे में बताने वाला हूँ, वो होगा आफ्टर 10, आफ्टर 12, आफ्टर यूजी, आफ्टर पीजी। आफ्टर 10 मतलब नॉर्मली जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, ओके, या मैक्सिमम डिप्लोमा कोर्सेज कह सकते हो उसको। 12 के बाद जो आता है वो यूजी कोर्सेज हो सकता है, ठीक है। आफ्टर यूजी कहने का मतलब पीजी कोर्सेज, और आफ्टर पीजी का मतलब आप रिसर्च कोर्सेज करने जा रहे हो, दैट्स कॉल्ड द पीएचडी कोर्सेज। सो जैसा कि मैंने बोला कि आज हम सिर्फ 2 कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, आफ्टर 10 एंड आफ्टर 12 में कितने स्पेशलाइजेशन है, कैसा प्लेसमेंट होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन सारे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। सो लास्ट तक देखो और कैरी होगा। सो नर्सिंग में सबसे पहले हम आफ्टर 10 की बात करते हैं। सो पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज नर्सिंग के बाद अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो आपका 10th बोर्ड होना चाहिए वो किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी, मतलब एक बोर्ड का जो रिलेटेड क्राइटेरिया होता है, जो कॉप्स के अंदर आते हैं, जो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के बोर्ड हैं, वो आपका होना चाहिए। और मिनिमम 45% अगर आप रिजर्व कैटेगरीज के हैं और जनरल कैटेगरी, नॉन रिजर्व कैटेगरीज के हैं तो 50%। ये मिनिमम मार्क्स होना चाहिए आपको ये कोर्सेज को करने के लिए। कौन कौन से कोर्सेज होंगे? तो ये नॉर्मली आपका सर्टिफिकेट कोर्स होगा, प्लस आपका डिप्लोमा कोर्सेज हो सकता है। नॉर्मली 10 के बाद इतना फ्यूचर नहीं है इसमें, तो 12 के बाद जाना बेहतर है। फिर भी जो 10 के बाद करना चाहते हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। सो सर्टिफिकेट प्लस डिप्लोमा कोर्स ड्यूरेशन यहाँ का 6 मंथ्स के सर्टिफिकेट कोर्स से स्टार्ट होता है और आपका 1.5 ईयर से लेकर 2 ईयर्स तक जा सकता है, ठीक है। 6 मंथ से स्टार्ट होगा, 1.5 ईयर से 2 ईयर्स तक आप ये कोर्सेज का जो ड्यूरेशन होगा, ये जो भी 10 के बाद जो डिप्लोमा मतलब कोर्सेज है जो नर्सिंग के अवेलेबल है, मैं उनके भी नाम बताऊंगा। तो ये कोर्सेज आपका ये ड्यूरेशन होगा।
सो नॉर्मली जैसे मैंने बताया इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा इन आयुर्वेदा, नर्सिंग साइंस, रूरल हेल्थ केयर असिस्टेंट। तो इस टाइप का जो भी छोटा मोटा कोर्सेज होता है जैसे कि रूरल एरिया की तरफ या हॉस्पिटल में छोटा मोटा असिस्टेंट टाइप का, तो ये सारे कोर्स ये सब आप कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। और यहाँ से उसी एरिया में आपको जॉब भी मिलेगा, जैसे आंगनबाड़ी हो गया, भारत सरकार का जो पूरे डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस एरियाज में चलता है। सो यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा। ये कोर्स करने के बाद आप ये कोर्स कर भी सकते हैं, खासकर मतलब वो महिलाएं जो कि आंगनबाड़ी में काम करना चाहती है नर्सिंग के फील्ड में। सो उनके लिए आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज कहीं ना कहीं एजुकेशन भी उतना नहीं हो पाता है। तो अगर आपने 10th भी किया है तो आपके लिए कोर्स ये अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखें, कभी भी इस टाइप के कोर्सेज करने के लिए पहला नॉन अटेंडिंग या डिस्टेंस जैसी चीज़ें नहीं होती। तो इसमें आप जब भी ये कोर्स करोगे एक अच्छे कॉलेज को देखकर या एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ही करोगे, और वो कम से कम वो कॉलेज या कोर्स आईएनसी या उस स्टेट लेवल, आईएनसी मतलब होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। सो इंडियन नर्सिंग काउंसिल एफिलिएशन रिकॉग्नाइज देती है उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को, तभी वो कॉलेज यूनिवर्सिटी नर्सिंग करवा सकता है। एल्स आप ऐसे ही कहीं से भी कर रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो एक इंडियन लेवल, एक नेशनल लेवल पे आईएनसी होता है और एक स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल का काउंसिल होता है। मान लो कि कोई स्टेट है कर्नाटका तो केएनसी हो गया, अगर बिहार है तो बीएनसी हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी स्टेट होंगे उनका एक स्टेट लेवल का नेशनल काउंसिल होता है। तो इवन अगर स्टेट लेवल के काउंसिलिंग से भी अगर वो कॉलेज एफिलिएटेड है तो यू कैन गो फॉर दैट। और आपको जॉब कहाँ से मिलेगा, जैसे इमरजेंसी नर्सेज हो गए, एनजीओ हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, हेल्थ वर्कर्स हो गए, ये सब जगह अपॉर्चुनिटीज खुला हुआ है। मतलब 15 से 25 हज़ार के करीब आप आराम से एक सैलरी ले सकते हो और आप काम कर सकते हो। सो ये था 10th का। और इसमें डिटेल्स में जानना है तो आप हमें कंटैक्ट भी कर सकते हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर या हमारे वेबसाइट पर एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात करते हैं आफ्टर 12 जो नर्सिंग के कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आपने 12 कर लिया है और नॉर्मली 12 के बाद कोई भी ग्रेजुएट होना चाहता है, सो ये सबसे बड़ी समस्या आती है। नॉर्मली 10 के बाद इतनी समस्या नहीं होती है, 12 के बाद समस्या आती है कि हम किस फील्ड में जाकर अपना इंटायर फ्यूचर या अपना इंटायर कैरियर बनाएं। तो नॉर्मल हमारा ध्यान होता है कि एक जहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट और एरिया के अकॉर्डिंग हम अपना कैरियर बना लें और हमें अच्छा सैलरी भी मिले, ताकि हम अपने फ्यूचर को एक स्कोप या सिक्योर कर सकें। सो आफ्टर 12 के बाद जब तक आप किसी चीज़ को जानोगे इन डिटेल्स में तो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे। तो ये पूरा वीडियोस बनाने के पीछे का जो मकसद है टैग का, वो यही है कि आप कोर्सेज को डिटेल्स में जानो, ताकि आप सही तरीके से सेल्फ काउंसलिंग कर लो। जब नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि इसको क्या है, फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है, करेंट क्या है, राइट। सो इन सारे चीज़ों को अकॉर्डिंग अपने मन में 360 एंगल्स के अकॉर्डिंग सोचते हुए आप एक डिसीजन ले सकते हो। तो चलो बात करते हैं आफ्टर 12 पे नर्सिंग में क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है। सो आफ्टर 12 सबसे पहले जो कोर्सेज अवेलेबल है मैं उनका नाम दे देता हूँ, फिर बात करते हैं। एएनएम पहला, दूसरा जीएनएम, तीसरा बीएससी, और एक और आता है चौथा बीएससी, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, तो मैं बताता हूँ एक एक करके। एएनएम प्लस जीएनएम, ये दो ऐसे कोर्सेज हैं जो आप 12 में किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप ये दोनों कोर्सेज को कर सकते हो। मतलब आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, मैथ्स लिए हो, बायो लिए हो, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स। अगर आप नर्सिंग मान लो कि पहले नहीं हो पाया, आपने कोर्सेज पे ध्यान नहीं दिया और बाद में लगता है कि आप नर्सिंग कर सकते हो, बिकॉज नर्सिंग एक ह्यूज डिमांड है खासकर कोविड के बाद, और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में, मतलब पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, प्लस इंटरनेशनली ये काफ़ी हाईली डिमांड है एंड सिक्योर है। आप नर्सिंग करो, जॉब रखा हो, वो भी छोटी मोटी जॉब नहीं, मतलब अराउंड 45, 50 के, 60 के से स्टार्ट हो रही है बीएससी नर्सिंग करने के बाद। सो एक एक करके बात करते हैं। एएनएम और जीएनएम के लिए आपका कोई भी स्ट्रीम बस 12 कंपलसरी है, 12 होना चाहिए, बाकी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चाहिए इसके लिए। बीएससी के लिए बायो कंपलसरी है, ठीक है। बिना बायो के आप बीएससी नहीं कर सकते, और जैसे कि आपने 10 का बताया था मैंने, 45 to 50% होना चाहिए। कहीं कहीं पे नॉन रिजर्व कैटेगरीज के लिए भी 50% कॉलेजेस मांगती है। तो आप डिसाइड को किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले ये देख लो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि ये सारे जो नर्सिंग के कॉलेजेस होते हैं ना, वो आईएनसी या स्टेट लेवल के काउंसिल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एसएनसी लिखा मतलब स्टेट नेशनल, मतलब स्टेट लेवल का काउंसिल, ठीक है। सो इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग ही चलती है कोई भी कोर्सेज। तो आप कोई भी कॉलेज में ऐसे ही एडमिशन मत ले लो, इसके अकॉर्डिंग जाओ। प्लस उस कॉलेज में लिमिटेड सीट्स होते हैं, इनके अकॉर्डिंग सीट्स मिलता है, जैसे कि 60 हो गया
90 हो गया, 30 हो गया, 120 हो गया। तो अगर आप देखोगे पहले वहां पे फुलफिल है कि नहीं, अच्छे कॉलेज मना करते हैं मेरे 6 भर गए, अगर कॉलेज इसके ऊपर सीट ले रहा है और या तो वो गलत कर रहा है, आप जाके कंप्लेन कर सकते हो उस पर और ये आपका हक है। सो सावधान रहे, सतर्क रहे। कभी कभी क्या होता है कि किसी कॉलेज का, और इसमें भी दो चीज होता है, दो और इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहूंगा इसको कंटिन्यू करने के पहले, कि रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूवल में अंतर होता है। अप्रूवल कुछ टाइम के लिए मिलता है, जैसे एक्स वाई जेड कॉलेज को 4 साल के लिए अप्रूवल मिल गया, तो हो सकता है कि 5वां साल में इसको ना मिले। तो ये सारी बातों पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके किसी भी इंस्टीट्यूट में चले गए, थोड़ा सा पैसा कम हो रहा था किसी भी कॉलेज में, तो पता चला कि क्या वो 10,000 या 20,000 बचाने के चक्कर में आप गलत जगह फंस गए। तो नॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज पे जाना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि रिकॉग्नाइज का मतलब कि परमानेंटली उसको मिल चुका है, और जब तक कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है, गवर्नमेंट इस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है, तब तक कोई खतरा नहीं। बट अप्रूवल टाइम टू टाइम चेंज होता है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कॉलेज को मिले, नहीं मिले, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाए हो, तो बहुत सारी चीजें होती है, उसके अकॉर्डिंग ये सारा चीज होता है। इन बातों का ध्यान रखिए, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, टाइम अवेलेबल है। सब बात करते हैं एएनएम और जीएनएम की। आप किसी भी स्ट्रीम से ये दोनों कोर्सेज को कर सकते हैं। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 2 इयर्स होता है, इसका जो होता है 3.5 इयर्स होता है। ओके, 3 साल आपका पूरा पढ़ाया जाएगा और हाफ इयर्स इंटर्नशिप होता है, ठीक है। इससे एएनएम का जो होता है ना वो अब उतना डिमांड में नहीं है। जीएनएम जो है अब इस पे भी इससे अच्छा है। जीएनएम क्यों अच्छा है, इसके पीछे रीजन है, ये ध्यान से सुनना। जीएनएम 3.5 इयर्स का, ठीक है, हाफ इयर्स आपका इंटर्नशिप हो गया। उसके बाद बीएससी जो है ये 4.5 इयर्स का, मतलब 4 साल आपका कोर्स होगा, एक आधा साल आपका इंटर्नशिप होगा। तो बीएससी का पहले जीएनएम की बात करते हैं। जीएनएम के बारे में क्यों मैंने फोकस किया कि जीएनएम की बात कर सकते हो पीबीएससी। तो पीबीएससी भी नॉर्मली आफ्टर 12 के बाद ही है, लेकिन इसके पीछे कंडीशन है कि जीएनएम होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स जीएनएम किए हुए हैं वही पीबीएससी कर सकते हैं, और ये दोनों कोर्सेज को मिलाकर, इसको और प्लस इसको, ये दोनों कोर्सेज को मिलाकर आप इक्विवेलेंट कहां पहुंच जाते हो, बीएससी। मतलब आप बाय मिस्टेक अगर कोई बायो नहीं ले पाए और आपको नर्सिंग करना है, तो उन बच्चों के लिए ये कोर्स वरदान के अकॉर्डिंग है कि आप जीएनएम कीजिए और पीबीएससी कीजिए। तो 3.5 साल ये हो गया, 2 साल पीबीएससी हो गया, मतलब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। सो 3 प्लस 2 लगभग 5.5 साल हो गया, राइट। और ऐसे भी आप अगर बीएससी करते हो तो बीएससी में भी लगभग कितना जा रहा है, 4.5 साल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 1 साल आपका ज्यादा जा रहा है, बट आप इक्विवेलेंट हो जा रहे हो बीएससी के। और ये कैसे इक्विवेलेंट हो जा रहा है, क्योंकि जब भी वैकेंसी निकलती है बीएससी नर्सिंग का, तो उसके साथ बीएससी का भी निकलता है, ठीक है। तो इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। और सबसे इसका मैं प्रूफ दे सकता हूं, लॉजिकली प्रूफ, कि जाके आप चेक करो, इवन हमारे वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हो। हमारे वेबसाइट को चलो, आप जाके गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, आईएनसी के वेबसाइट पे एक्सप्लोर करो कि आप पीबीएससी के बाद, जैसे बीएससी के बाद क्या आएगा, क्या आएगा, एमएससी, राइट। अगर किसी को कुछ करना है तो बीएससी के बाद एमएससी पे जाओगे ना, तो पीबीएससी के बाद भी आप एमएससी कर सकते हो गया ना प्रूफ। सो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि पीबीएससी को मैंने क्यों बोला इक्विवेलेंट टू बीएससी, ठीक है। अगर आपने बायो नहीं लिया और आप स्टिल नर्सिंग करना चाहते हो तो ठीक है, अगर जहां चाह है वहां पे राह है, आप जीएनएम कीजिए, जीएनएम के बाद पीबीएससी पे आइए, पीबीएससी के बाद आप एमएससी करना तो कर लीजिए, नहीं तो जॉब पकड़ लीजिए, ठीक है ना मजेदार बात। तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर, और कभी कभी क्या होता है, जैसे लास्ट कुछ महीने पहले मेरे एक स्टूडेंट से बात हुई, उसको किसी ने बोल दिया कि मैथ्स पे भी हो जाएगा एडमिशन बीएससी नर्सिंग पे। ये ध्यान रहे, बीएससी नर्सिंग करना बिना बायो का नहीं हो सकता, ठीक है। उसके पीछे एक जीएनएम है, इसको कोई मतलब ही नहीं है कि मैथ्स है, बायो है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, कोई भी सब्जेक्ट उठा के करो, उसका पीबीएससी करो, इक्विवेलेंट टू बीएससी जाओ, जॉब पकड़ो, उसके बाद आगे अगर पढ़ना है तो एमएससी पीएचडी करते रहो, ठीक है। सो अब लास्ट बात करते हैं किसकी, बीएससी नर्सिंग। सो अब बात करते हैं एक लास्ट कोर्स बीएससी, एक एक करके मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। इसके लिए बायो कंपलसरी है, ठीक है, 45 to 50% वो। लास्ट ईयर एक रूल आया था कि जो अब नर्सिंग है वो भी नीट के थ्रू होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं, शायद कुछ स्टेट्स नर्स आपका नीट के एग्जाम के थ्रू भी एडमिशंस ले रहे, बट नॉर्मली अभी इजीली एडमिशन हो रहा है हर जगह इंडिया इंडिया में। सो 45 to 50% आपका होना चाहिए किसी भी कॉलेज में। बायो कंपलसरी है। कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 4.5 इयर्स। सो हाफ ईयर जो होता है वो इंटर्नशिप में जाता है, ठीक है, 4 इयर्स आपका एकेडमिक में जाता है। तो
तो नॉर्मली फोकस कैसा करना चाहिए, कैसे कॉलेजेस में जाना चाहिए, तो वैसे कॉलेज जो कि मेडिकल कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेज किसको कहते हैं जहाँ पे एमबीबीएस एमडी पीजी कोर्सेज हो रहा हो, तो वैसे कॉलेजेस को मेडिकल कॉलेजेस कहते हैं। मतलब एमबीबीएस हो रहा तो उनका अपना हॉस्पिटल होगा, अपना हॉस्पिटल होगा मतलब पूरा एक सेटअप मिलेगा, मतलब डॉक्टर्स भी होंगे, नर्सेज भी होंगे, पैरामेडिकल होगा, तो सारे कोर्सेज मतलब मेडिकल लाइन का एक चीज पूरा एक हब मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे बच्चों का प्रोफेशनल ग्रोथ काफी अच्छा होता है। तो नॉर्मली हमें कोशिश करना चाहिए कि कभी भी नर्सिंग में अगर एडमिशन लेना है तो मेडिकल कॉलेजेस में जाए, ऐसे नॉन मेडिकल कॉलेजेस भी खराब नहीं होते। दो बातों को इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि वो आईएनसी पे होना चाहिए। आईएनसी और स्टेट लेवल पे क्या अंतर है ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि बीएससी के लिए काफी ये इंपॉर्टेंट है। सो आईएनसी होने से क्या होता है कि आप इंडिया में कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। आईएनसी मतलब नेशनल लेवल पे आपने जो कि जिस कॉलेज से नर्सिंग की है उसका जो भी आपने सीखा है वो नेशनल लेवल पे मैच करता है, एलिजिबल है कि आप कहीं भी जाके इंडिया के किसी भी कोना में आप नर्सिंग का वर्क ले सकते हो, काम कर सकते हो। बट अगर वो स्टेट लेवल का है तो स्टेट लेवल का मतलब है कि वो स्टेट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को अपने क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, सो आपको उसी स्टेट में जॉब मिलेगा अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, पर ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, आप कहीं पे भी जॉब ले लेते हो क्योंकि नर्सिंग का स्कार्सिटी काफ़ी हाई है। बट अगर ऐसा हो गया कि नर्सेज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, मतलब जस्ट लाइक ह्यूज मतलब डिमांड एंड सप्लाई की बातें हैं, तो अगर मान लेते हैं कि डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है, मतलब जितना जॉब्स अवेलेबल उससे ज़्यादा नर्सेज हैं, तो हो सकता है कि फिर यही सब पॉइंट्स निकाल कर जॉब के लिए छांट दिया जाए। पर अभी तो कमी है तो नॉर्मली हो जा रहा है। तो मेरा सजेशन होगा कि आप हमेशा आईएनसी के लिए जाइए, इंडियन नेशनल काउंसिल से जो रिकॉग्नाइज कॉलेजेस हैं उन्हीं के लिए जाइए। क्या फीस आता है इन सारे कोर्सेज का, तो नॉर्मली 5 to 6 लाख का पैकेज आता है विद फूडिंग एंड लॉजिंग। आप कहीं पे भी, क्योंकि जो नर्सिंग के कॉलेजेस होते हैं थोड़े से महंगे होते हैं, तो 80,000 to 1 लाख पर ईयर फीस हो सकता है। तो ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आपका 4 लाख के करीब आपका कॉलेज का फीस ही जाता है, मतलब 4 से 5 तो मिनिमम फीस होना चाहिए, ये सिंपल सी बात है। पर 4 से 5 लाख के फीस के बाद फिर आपका रहने का भी लगेगा 4 साल का, राइट। तो इस केस में क्या है कि आप जैसे कि हम टैग हम कॉलेज के लिए मार्केटिंग करते हैं, तो इस केस में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि हमारे साथ टाई अप होते हैं और हम कम पैकेजेस में कॉलेज को अवेलेबल करते हैं। जैसे मान लो कि सिर्फ ट्यूशन फीस हो गया 4 लाख का, ठीक है, पर साथ में रहने का कहीं भी अराउंड 3 लाख या 4 लाख जोड़ लो, मैं 4 लाख जोड़ लेता हूँ, तो टोटल कितना हो गया 1 लाख का खर्चा आ रहा है। बट आप अगर हमारे टैग को कंटैक्ट करते हो तो टैग आपको मदद करेगी स्कॉलरशिप के थ्रू, और मात्र 5 to 6 लाख में विद फूडिंग एंड लॉजिंग आपको अच्छे कॉलेजेस को प्रोवाइड कर सकती है। सो ये प्रॉफिट आपको मिल सकता है हमारे थ्रू, ठीक है। सो चलो, आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं टैग का ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ, मैं बातें करता हूँ कि बीएससी नर्सिंग पे आगे और क्या होगा। तो जैसे कोर्स की वजह बता दिया, इंटर्नशिप बता दिया, मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहीं पे हॉस्पिटल होगा, नॉन मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो अगर उनकी अपनी हॉस्पिटल होगी अच्छी बात है, और नॉर्मली नॉन मेडिकल कॉलेज का अपना हॉस्पिटल नहीं होता है तो दूसरे हॉस्पिटल से टाई अप होगा, फिर उस हॉस्पिटल में जाकर आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, बस ये एक समस्या रहती है। इसके बाद जॉब क्या क्या अवेलेबल है, तो नर्सिंग के बाद ह्यूज जॉब अवेलेबल है, 50 to 60,000 अराउंड आप सैलरी स्टार्ट कर सकते हो। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों में जॉब्स अवेलेबल है, क्योंकि नर्सेज की इतनी डिमांड है ना कि किसी भी हॉस्पिटल में, कोई भी हॉस्पिटल 24/7 होता है, राइट। सो 24/7 डॉक्टर अवेलेबल हो या ना हो, नर्सेज का अवेलेबल होना काफ़ी कंपल्सरी है। क्यों? क्योंकि नर्सिंग इज जस्ट लाइक क्रिटिकल केयर। कोई बीमार है, राइट, तो आप उसका सेवा दे रहे हो, मतलब आप मेडिकल में उतना सक्षम हो कि मेडिकली आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। सिंपैथी वे में नहीं, सिर्फ सिंपैथी की बात नहीं है, मेडिकल के वे में आप उन मतलब कि उस बीमारी में आप मदद कर रहे हो कि इंसान जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ओल्ड एज पीपल, क्रिटिकल केयरिंग, आईसीयू, सब जगह नर्सेज का ह्यूज डिमांड है। और आप जितना एक्सपीरियंस इसमें गेन करते जाओगे, आप लगभग मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा नहीं मैं डॉक्टर्स की बुराई कर रहा हूँ, बट नर्सेज का भी रोल कम नहीं होता है, ठीक है। डॉक्टर्स के साथ उनको पूरा असिस्टेंट पेमेंट देना पड़ता है, चाहे वो ऑपरेशन हो या छोटा सा ट्रीटमेंट हो। सो देयर इज मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी है। सबसे पहले वैसे लोग जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझते हैं, जिनके पास डिसिप्लिन नहीं है, जिनके पास सिंपैथी नहीं है, जो अच्छे से बात करना नहीं जानते हैं, ठीक है, तो वैसे लोगों के लिए ये कोर्स तो नहीं बना हुआ है। तो कैसे लोग डिसाइड करें कि ये कोर्सेज मेरे लिए है या नहीं है। सो वैसे लोग जो कि बीमारियों, मतलब जैसे कोई पेशेंट है, मरीज है, तो मरीज को देख के उसको भीड़ नहीं आता हो, ठीक है, और उसको मदद मतलब अंदर से आवाज आती हो कि नहीं इसको मेरी मदद की जरूरत है, मैं कर सकता हूँ, जो मेरे से होगा पॉसिबल मैं करूँगा, पर इसकी जान बचाऊंगा, राइट। क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब मान लेते हैं कि बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, सामने लग रहा है कि बंदा मर जाएगा,
ठीक है, ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब पूरा चीर फाड़ हो रहा है, इधर काटा जा रहा है, उधर काटा जा रहा है, तो उन सब चीज़ों से देख के डर ना लगे और वो प्रैक्टिकली आप उसको करके उसमें उस इंसान को बचाओ, क्योंकि वो करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद वो प्यार होना चाहिए, मतलब कि पेशेंट के पास जाए, क्योंकि पेशेंट क्या होगा, इरिटेटिंग होगा, कुछ भी बोलेगा, हो सकता है गाली भी देते, तो वहाँ पे शांत रहना है, प्यार से समझाना है, जस्ट लगेगा कि आप उसके बहन हो, राइट। इसलिए कहीं कहीं नर्स को सिस्टर भी होता है। सो एक बड़ी बहन का जो प्यार होता है वो जानना चाहिए उस पेशेंट को। तो इतनी अगर स्किल्स एंड क्वालिटीज हैं तो आप मेडिकल लाइन में जा सकते हो। प्लस मेडिकल में इंटरेस्ट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कॉम्प्रोमाइज करने वाला आदमी, मतलब कॉम्प्रोमाइज होना भी चाहिए। और इसमें भी सबसे बड़ी टफ चैलेंज यहाँ पे क्या है कि योर फैमिली विल बी नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। सो वैसे लोग जो फैमिली कैरियर करते रहते हैं, तो खास अगर आपको फैमिली पे ज़्यादा फोकस है तो मैं हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को बुरा लगेगी, बट आपको पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है। क्योंकि जब पेशेंट को ज़रूरत होगा और उस टाइम मान लेते हैं आपके घर पे आपके बच्चे की ज़रूरत है, तो किसको चुनोगे, राइट। ड्यूटी करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, ग्रोथ भी काफ़ी हाई है, सैलरीज अच्छे हैं। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखो, डिसाइड करो क्या नर्सिंग सही में आपको करना है। और काफ़ी अच्छा स्कोप है, इट्स लाइक यू आर नॉट लेस देन अ डॉक्टर, ठीक है, क्योंकि सबको जानता है कि नर्स का क्या इंपॉर्टेंस है हॉस्पिटल में। सो आई सैल्यूट टू ऑल द नर्सेज। और अगर आप करना चाहते हैं तो ये क्वालिटीज आपके अंदर होना चाहिए, और जो जो मैंने बातें बताया उन सारे पे ध्यान देकर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो आप ये बीएससी नर्सिंग के बाद फिर और भी ओपन डोर होते हैं, एमएससी आता है, पीएचडी आता है, जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियोज में बात करूंगा। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में बातें करता रहूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो और किस कोर्सेज में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। ऐसे हम कोई भी कोर्स छोड़ने वाले नहीं है, चाहे 2000 या 10,000 कोर्स हो। अब ये वीडियो बनता रहेगा और नॉर्मली हर एक मंथ में कोशिश करेंगे कि 2 कोर्सेज आपके सामने रखें। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर इंफॉर्मेशन बेस्ट लगा so kindly share it, like it and explore our website www.mytiger.com. Thanks a lot. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।